हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं ज़ूम बुक चैनल को। एंड मुझे कुछ स्टूडेंट ने कुछ मिथ भेजे थे कि सर ये मिथ काफ़ी सही है, गलत है, इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि एक्चुअली यूपीएससी एग्ज़ाम निकालना इतना टफ है क्या जितना अभी मतलब नेट पे या हर जगह आपको मिलता है। तो इसमें उन्होंने कुछ मिथ मुझे भेजे हैं, मैं उनको डिस्कस करूँगा एंड अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि जब मैंने वो एग्ज़ाम निकाला था तो उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई थी या फिर मैंने क्या चीज़ें फेस करी थी उसके रिगार्डिंग। सो वन बाय वन मिथ लेके चलते हैं। जैसे पहला मिथ है, कैंडिडेट शुड स्टडी फॉर 14 to 16 आवर इन अ डे रेगुलरली। अब ये मिथ पार्शियली सही भी कह सकते हैं, पार्शियली गलत भी। मिथ तो नहीं बोलूंगा मैं से। यूपीएससी एग्जाम निकालने के लिए आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी कंटिन्यूस एफर्ट रहनी चाहिए एंड लॉन्ग आवर स्टडी तो होना ही चाहिए। बिकॉज एक एग्जाम जब आप देने जा रहे हो, जिस एग्जाम में आप बैठोगे तो आप मान के चलो 3 आवर का तो एग्जाम ही है, तो एटलीस्ट 3 घंटे तो आपको एक साथ लगातार स्ट्रेच में बैठना आना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में मुश्किल आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपका रिदम और स्टैमिना दोनों बढ़ जाएगा, तो वहां से आप अपनी असली पेस पकड़ सकते। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रिक्टली आपको 14-16 आवर ही है, बिकॉज आपको भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। 14-16 आवर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप दिन के उतने डेडिकेट ही कर पाओ, बिकॉज आपको और भी एक्टिविटीज करनी होती है एंड यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्पेशली मेंटल हेल्थ, उसको ज़्यादा एग्जॉस्ट ना करें। ठीक है, तो ये मिथ पार्शियली सही है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आप कितने आवर मैक्सिमाइज कर सकते हो। मेरी एक टिप इसमें ये रहेगी कि जब भी आप स्टडी पैटर्न बना रहे हो या अपना टाइम टेबल बना रहे हो, तो एटलीस्ट उसमें ये रखना कि 3 आवर स्ट्रेच में आप कोई चीज़ लगातार पढ़ पाओ। इतना स्टैमिना क्रिएट करना आना चाहिए एंड वो आपको फ़ायदा करेगा एग्जाम दिन के। सेकेंड मिथ ये है कि यूपीएससी एस्पिरेंट शुड रीड एज मेनी बुक पॉसिबल। ये बहुत सारी बुक पढ़ने का कॉन्सेप्ट है ना एक ही सब्जेक्ट की, ये तो बहुत ही गलत होता है। कभी भी अपनी 1 या 2 रेफरेंस एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 बुक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इवन मैं तो प्रेफर करूंगा एक ही होगा, उसमें कंटेंट थोड़ा बहुत कम होगा तो गूगल है ना, गूगल से कर लेंगे। और स्पेशली आपको बुक कैसे पढ़नी है ये आपका तरीका क्लियर रहना चाहिए। फॉर टेक्निकल एग्जाम आप बुक को पूरा नहीं पढ़ोगे, अपने नोट्स पढ़ोगे, उसमें जो कमियां हैं, जो उसमें गैप्स रहते हैं, जैसे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग का कोई प्रॉब्लम आ गया, वो आप उस बुक से पढ़ सकते हो जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। इवन बुक का पर्पस ही होता है रेफर करने के लिए, ऐसा नहीं आपको पूरी बुक ही पढ़ लेनी, बिकॉज उसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और यही यूपीएससी एग्जाम निकालने में आपको 4 या 5 साल लग जाएंगे। तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है और आपको अपनी स्टडी पैटर्न को थोड़ा तो स्मार्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बुकें नहीं पढ़नी है, बुक एक पढ़नी है एक टॉपिक के लिए। तो ये मिथ गलत है, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो भी पढ़ना है वो परफेक्ट होना चाहिए। थर्ड मिथ जो काफ़ी मतलब इंटरनेट पे वायरल भी है और ये बहुत ही अच्छा मिथ है, ओनली एकेडमिक टॉपर कैन क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। इवन यूपीएससी की जब आप एप्लीकेशन देखते हो तो उसने कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं डाल रखा। आपको यूपीएससी एग्जाम देना है तो अगर आप बस ग्रेजुएट हो, आपके ठीक परसेंट है, तो आप यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो। इसका मतलब है यूपीएससी को भी पता है कि उसको एकेडमिक टॉपर नहीं चाहिए, उसको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग हो और वो सही डिसीजन ले पाए सही टाइम पे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को नहीं लगता कि एकेडमिक टॉपर ही करते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ ये फैक्ट है कि अगर आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से एकेडमिक टॉपर रहे हो तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा इस चीज़ का, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट पीछे के काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात आती है वहाँ पर हो जाएगा। और जिनके अगर पीछे के कर्म खराब हैं, मतलब जिन्होंने पहले ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, उनके लिए मेरी ये एडवाइस है, थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं निकाल सकते। अभी रिसेंटली काफ़ी सारे आईएएस ऑफिसर ने अपनी मार्कशीट भी शेयर करी थी, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि वो जस्ट पास हुए थे 12th में। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे थे कि यस, यूपीएससी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपके एक मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी, मतलब एक एकेडमिक टॉपर होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं भी कोई एकेडमिक टॉपर नहीं था, पर हाँ मेरे अच्छे मार्क्स थे जिसका मुझे बेनिफिट मिला। और ऑब्वियसली अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट आगे तो होगा ही होगा, पर आप अपने कॉन्सेप्ट कभी भी किसी भी स्टेज पे क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है दैट यू हैव टू बी लकी टू पास यूपीएससी एग्जाम। अब ये लकी वाला पार्ट देखो, मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, लक बहुत मैटर करता है, बट क्या लक ही सब कुछ है? नहीं।
आपको ना आपकी स्ट्रैटेजी अगर सही है ना तो लक आपका फेवर कर जाएगा। मतलब एक होता है, कई लोग क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट उनका फेवरेट बन गया और जो फेवरेट बन गया उसकी जान ले ली, मतलब इतना पढ़ लिया कि उसका सब कुछ पता है, लेकिन आपका यहीं पर टाइम मैनेजमेंट गलत हो गया और आपने उन सब्जेक्ट को छोड़ दिया जो आपके वीक हैं और वो वीक ही रह गए और उस साल सारे क्वेश्चन आपके वीक सब्जेक्ट से आ गए और तब लोग बोलते हैं मैं तो अनलक्की रह गया। तो ये मेरे ख्याल से अनलक्की रहना नहीं होगा, मेरे ख्याल से आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। तो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी ठीक कर लो तो शायद आपका ये लक वाला फैक्टर तो आप मिनिमाइज जरूर कर दोगे। सही टाइम पे सही जगह होना बहुत जरूरी होता है हमेशा ही लाइफ में। इवन आपने अगर यूपीएससी स्टोरीज या टॉपर टॉक्स देखे होंगे तो आपने इसी नोटिस करी होगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अगर वो लकी होते तो इतना स्ट्रगल करते क्या अपनी पूरी लाइफ में? नहीं करते ना। लकी थे भाई, वो सुपर रिच होते, उसके बाद यूपीएससी एग्जाम देते और पहली बार में निकल जाता। मतलब ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इतना मैटर नहीं करता। अगर आप स्मार्ट हो तो स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। नेक्स्ट जो मिथ है वो ये है, कैंडिडेट शुड फॉलो द टॉपर स्ट्रैटेजी। अब ये मिथ तो नहीं बोलूँगा, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। मतलब मेरे ख्याल से एक टॉपर की स्ट्रैटेजी अगर आपको पता चल जाए कि उसने यूपीएससी क्रैक कैसे किया था और उसने कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ा था, तो आपको हेल्प तो होगा, बिकॉज से आपका टाइम बचेगा। बट इन दी एंड सारी मेहनत आपकी है। मेरा कहना है कि आप अपनी तरफ से जो मेहनत करते हो उसी से सिलेक्शन होने वाला है। किसी भी टॉपर स्ट्रैटेजी को रिपीट करने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपर होंगे वो बोलेंगे यार मैं तो 6 घंटे पढ़ा था दिन के और मेरा हो गया, लेकिन आपको ज़रूरत है 8 घंटे पढ़ने की, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट पुराने वीक है तो वो 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा देने हैं। और कुछ लोग 12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। उसका रीज़न है, उसका रीज़न सिर्फ इसी चीज़ में है कि आपकी स्ट्रैटेजी आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी और के अकॉर्डिंग होगी। तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, टॉपर स्ट्रैटेजीज को अपनी स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व करो, बिकॉज उससे आपको बेनिफिट होगा, स्पेशली आपके सोर्स इकट्ठा करने में कि कहाँ से मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहता है मेरे हिसाब से, कि मैंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन सी चीज़ें मुझे कम पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी है और कौन सी पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। लाइक इन माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर जिन पे मैंने थोड़ा कम फोकस किया, क्योंकि मुझे पता है कि वो कन्वेंशनल या फिर किसी भी जहाँ पर मेजर स्कोर आ रहा है वहाँ पर वो कम आते हैं, या फिर वो आएंगे तो वो ऑप्शंस में आते हैं, मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ। तो जब मुझे ये पता चल जाता है कि वो ऑप्शन में आ रहे हैं, मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ कि क्यों ना मैं वो पार्ट करूँ जहाँ पर मैं मैक्सिमम स्कोर करूँगा और मुझे एफर्ट भी कम लगेगा, सो दैट मैं काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट में अपना इन्वॉल्वमेंट रख पाऊँ। एंड ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो के लिए, वो ये है दैट वन नीड टू बी मॉन्क व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। ये मॉन्क वाली बात तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मॉन्क तो नहीं बनना, बट थोड़े से फीचर लेके आने पड़ेंगे। लाइक आपके सोशलाइजिंग वाला चक्कर रहता है ना, वो तो आजकल कोविड के टाइम पे वैसे भी कम हो गया और मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन का बेस्ट टाइम मान लो इस तरह से। बट ये चीज़ है कि आपके सोशल कॉन्टैक्ट, मतलब आपका जो टाइम स्पेंड होता है स्पेशली ऑन इंटरनेट, वॉचिंग वीडियो, फन वीडियोस, फेसबुक, व्हाट्सएप, अपने दोस्तों से कंटिन्यूसली 1-2 घंटे बात करना, ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपका अटेंशन, एक टर्म होती है उसको कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। लाइक अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपको एकदम से मैसेज आ गया, पॉपअप हुआ मैसेज, आपने पढ़ा और मैसेज का रिप्लाई कर दिया और फिर वापस आ गए। यहाँ पर अपना 20% अटेंशन लूज कर देते हो, ये फैक्ट बात है और ये काफ़ी रिपोर्ट्स में भी है। तो आप ये नहीं करोगे। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन बीच में ना आए। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आपका सिंगल टास्क रहना चाहिए। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है, मेरा फोकस एक ही चीज़। इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आप इसको लाइफ में किसी भी चीज़ पे लगाओ। लाइक जैसे मैं जब प्रिपेयर कर रहा था और जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो दे आर लाइक 14 हेवी सब्जेक्ट्स आते हैं और 14 सब्जेक्ट की अलग अलग बुक है, तो थोड़ा सा एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं सब्जेक्ट एलिमिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉपिक एलिमिनेट की बात कर रहा हूँ। देयर आर सम टॉपिक इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक सॉम, देयर आर सम टॉपिक जो थोड़े एडिशनल है, जिनका क्वेश्चन की वेटेज नहीं आती है, ज़रा पूछते नहीं है, लाइक आईसी इंजन, लाइक अदर सब्जेक्ट्स। तो मैंने उन टॉपिक्स को थोड़ा रिमूव कर दिया था। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपना सिलेबस ध्यान से देखो, और उसका अच्छा आइडिया आपको यूपीएससी के बेसिक सिलेबस से कभी नहीं मिलने वाला। उसका अच्छा आइडिया प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन लगा के ही पता चलेगा।
पीछे 10 साल के क्वेश्चन देख लो, आपको खुद क्लियर हो जाएगा सिलेबस में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। सो आई होप मैंने आपके सारे मिथ चाहे जितने मेरे को अभी भेजे हैं उतने मैंने क्लियर कर देंगे। आगे और आएंगे तो मैं उन पे और डिस्कस करूंगा। और मेरी टिप्स अब ध्यान रखना, यूपीएससी एग्जामिनेशन सबके लिए है, कोई भी एग्जाम इसको निकाल सकता है, जिसको अगर उसके पास सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे निकालना है ना, उसका पाथ खुद डिसाइड हो जाएगा ना। फोकस कमिटमेंट डालो इस एग्जाम में, आराम से हो जाएगा। इट इज़ नॉट द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक मिथ है जो टफ एग्जामिनेशन बोल के फैला दिया है। ऐसा नहीं है, कोई भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकता है। बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि आपकी स्ट्रैटेजीज क्लियर रहनी चाहिए, आपका हार्डवर्क ज़रूर होना चाहिए। हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। आई होप ये सारे मिथ सुनने के बाद और उनको क्लियर करने के बाद मेरी टिप्स की वजह से आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि आप भी ये एग्जाम दे सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि और भी कोई मिथ है, मैं ट्राई करूंगा उन्हें अप्लाई करने का। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करना है एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट टिप्स। ऐसी टिप्स और आती रहेंगी और अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। एक इंटरव्यू भी मैं लेके आ रहा हूँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, सो दैट आपको पता चले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होप। जब आप सब कुछ लूज करते हो तो उसके बाद भी जब आप बाउंस बैक करते हो कितनी अच्छी तरह से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही बढ़िया एंटरप्रेन्योर को लेके आ रहा हूँ, उसका नाम है अर्पित धूपर एंड ही इज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ चक्र इनोवेशन, जिसने बहुत ही अच्छी रिसर्च करी है। काफ़ी लोग उस रिसर्च के बारे में सोचते भी है पर वो कर नहीं पाते और उसने कंपनी नहीं बना दी एंड ही इज ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर यूएन अवार्ड। सो इससे मिलते रहेंगे, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।